अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने डायनेमिक्स स्टार्ट किया था। और डायनेमिक्स में हमने फोर्सेस को डिस्कस किया था। ठीक है, और फोर्सेस के साथ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स और ये सारे फैक्टर्स हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, वैसे आपके पास टॉपिक वाइज तो सब अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके पास, लेकिन अगर हम जर्नल देखें तो हमारे पास फोर्सेस की कैटेगरी काफ़ी डिटेल्ड है। ठीक है, अब फोर्सेस में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कल हमने डिस्कस किया कि मतलब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और ये सब कॉन्सेप्ट्स। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, जिसको आप मोमेंट कहते हो बेसिकली। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड होगा कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कंपलसरी नहीं है कि बॉडी सिर्फ डिस्प्लेस करे, बॉडी रोटेट भी कर सकती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मोमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ जगह पर उसके लिए टॉर्क की टर्म भी यूज होती है, या सम टाइम एक्सप्लेनेशन के बीच में अगर टॉर्क का वर्ड यूज किया जा रहा होता है तो उसका मतलब भी मोमेंट होता है सेम। अच्छा, और नेक्स्ट इसमें कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेसिकली आपके पास अगर इसकी सिंपल फॉर्मूला की बात की जाए और डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल हमारे पास मोमेंट के लिए सिंबल यूज होता है। इस सिंबल को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप इसे एफ इंटू डी मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट करते हो। ठीक है, अच्छा बेसिकली इसमें आपके पास एफ इंटू डी, और ये एफ इंटू डी आपको वर्क डन में भी मिलेगा। ठीक है, वर्क डन अगर आज स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें भी देखेंगे, वरना कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन में भी सेम होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और वो डॉट वो वेक्टर स्केलर का डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जो है वो, अच्छा डी को ना कुछ लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। बेसिकली ये आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर जब टॉपिक डिस्कस किया था तो इस टॉपिक में हमारे पास एक डोर की एग्जांपल डिस्कस की थी, सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में, कि जब आप एक डोर की एग्जांपल लो, वरना अगर आप लैपटॉप भी यूज़ करो आप लैपटॉप की भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और अगर हम डोर की एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो बेसिकली डोर में ये होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम डोर के बिल्कुल जो नॉब होती है, जो लॉक होता है, उस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जब आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्मली डोर जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, मतलब इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो डोर रोटेट कर सकता है इजीली। तो ये हमारे पास बिल्कुल डेली लाइफ की एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, डोर की रोटेशन किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखी होगी कि आप कभी आपने देखा हो कि टायर पंचर, कार का हो, बाइक का हो, कोई भी, तो उसको जब आप टायर को ओपन करने के लिए स्पैनर यूज किया जाता है तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि जितनी बड़ी आपके पास व्हीकल होगा उसके लिए स्पैनर की लेंथ उतनी ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है, और यहाँ पे डोर की एग्जांपल में अगर आप देखो तो बेसिकली हम नॉर्मली नॉब की साइड पे फोर्स इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ये जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को एक और टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप पाइवेट पॉइंट कहते हो। ठीक है, तो ये पाइवेट टर्म आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डी को फाइंड आउट करने के लिए आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है कि आपको पाइवेट पॉइंट आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाइवेट पॉइंट से अगर आप कंसिडर करते हो, और पाइवेट पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अब जिस तरह से हमने यहाँ पर अपने लॉक को कंसिडर किया कि हम नॉब पर या लॉक से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम डोर को पुश या पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट आपका हो गया लाइन ऑफ एक्शन का। लाइन ऑफ एक्शन मतलब आप यहाँ पे पुश या पुल फोर्स कोई भी अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली मोमेंट आर्म को जब आप डिफाइन करते हो तो मोमेंट आर्म को आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होता है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
पाइवेट एंड लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब लेंथ की बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब पाइवेट से लेकर नॉब तक, ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस बेसिकली एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, लेट सपोज ये डिस्टेंस हमारे एक्स एक्सिस पर आ रहा है, हमने इसे एक्स एक्सिस कंसिडर किया है। अच्छा, अब डोर को अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, लेट सपोज अगर आप बिल्कुल 3D रियल लाइफ एग्जांपल लो, ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अगर आप डोर की एग्जांपल लेते हो, लेट सपोज, अच्छा एक मिनट, ठीक है, अब चेक करना, अगर अभी प्रॉब्लम आए वॉइस में तो मुझे बताना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो नॉर्मल, अगर आप 3D में एग्जांपल लो, तो 3D में नॉर्मली क्या होता है कि आप जब डोर को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो वो बेसिकली जेड एक्सिस पर होगा। ठीक है, अभी जो हमने पाइवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस देखा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल। और जब आप इस डोर को पुश करोगे, मतलब अगर आप अभी स्क्रीन पर इस डोर को देख रहे हो स्क्वायर फॉर्म में, तो अगर आप इसे पुश करो या तो ये इनटू द पेज जाएगा, यानी स्क्रीन की मतलब इनसाइड बैक साइड पर चला जाएगा। और अगर आप इस डोर को पुल करने की कोशिश करो तो ये आपके पास स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जेड एक्सिस पर हो रहा है। तो फोर्स आपकी या तो इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस पर होगा क्योंकि 3D रोटेशन है। तो सिंपल यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखते हैं तो परपेंडिकुलर का यहाँ पे लॉजिक क्या है, कि हम इसको परपेंडिकुलर क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंसिडर करने का आपके पास ये रीजन है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेसिक कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला यूज करते हुए आपको सबसे अच्छा, अब इसमें डिस्टेंस जो होगा ना, बेसिकली अब ये जो व्हाइट लाइन हमने कंसिडर की है, ये व्हाइट लाइन ही हमारा मोमेंट आर्म होगा, जिसको हम डी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको बताने का मतलब ये था कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। होता तो ये लेंथ ही है, एक डिस्टेंस ही होता है, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसको हम डिस्टेंस को बेसिकली मेजर कैसे करते हैं और इसकी एक्चुअल लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास पाइवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक का होगा। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर भी आप फोर्स अप्लाई करोगे वो पॉइंट आपने लेना है और उसको आप चेक कर लो कि वो फिक्स कहाँ पर है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी जगह पर हम पाइवट को इग्नोर कर देते हैं, या हमें जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते कि पाइवट कहाँ पर है। तो इसके क्वेश्चंस पहले हम करेंगे क्योंकि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं नहीं, वो मैं करवाऊंगा। असल में हम डेली टॉपिकल्स कर रहे हैं जो आपको स्केड्यूल दिया था, शायद आपने नहीं देखा हो, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तो हमारा ये था कि हमने 3 डेज का रखा था, हम 3 डेज में जर्नल फिजिक्स के टॉपिक्स करेंगे। तो इसलिए जो टॉपिक के एमसीक्यूज हम करते हैं तो उससे थोड़ा सा स्टार्ट में बेसिक रिव्यू दे देता हूँ और फिर हम उसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अभी हमने कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर लिया मोमेंट का, और फॉर्मूला आपके पास आ गया। फॉर्मूला में आपको डी का कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाना था कि डी किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बाकी कल हमने कुछ डिस्कस किया था स्टेबिलिटी के फैक्टर्स, और वो सब क्वेश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी बनते हैं इसमें। तो मास और डेंसिटी इससे पहले वाला टॉपिक था, वो मैंने अभी के लिए स्किप किया है फिलहाल। ठीक है, वो आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, आप वो अपने एंड पे भी, आप उसको जो है वो अपने एंड पे भी ट्राई करना, और फिर हम उसके बाद जो है वो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल भी आपको बताया था कि थर्मल और कुछ टॉपिक्स हमारे पास शॉर्ट हैं तो वो हमारे पास जल्दी कवर हो जाएंगे। तो जो मेजर टॉपिक है उसमें हो सकता है 3 दिन से ज़्यादा लगे, तो हम एक्स्ट्रा टाइम में भी कवर कर लेंगे। अभी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपने जो है वो
आज थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा है। ओके, स्क्रीन विजिबल है अब सबके पास? अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है कि अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम पाइवट एट इट्स राइट हैंड इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉर्मली आपके पास जब हम कंडीशन फॉलो कर रहे होते हैं, लेट सपोज अगर आप एग्जांपल लो, जिस तरह अभी सीसॉ की एग्जांपल थी। ठीक है, आंसर अभी हम चेक करते हैं। अब सीसॉ की एग्जांपल में नॉर्मली ये होता है कि अभी तो हमने बात की कि अगर आप एक सिंगल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब एक सिंगल टॉर्क फाइंड आउट करना हो, तो आपके पास क्या सिचुएशन होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास पाइवट के दोनों एंड पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, बेसिकली इसका भी कुछ ना कुछ बॉडी का वेट होगा, आप उसे फोर्स भी कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड बॉडी का भी जो वेट होगा, आप उसे भी फोर्स कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और फिर सेंटर से लेकर जो है वो पाइवट तक का डिस्टेंस हमारे पास मोमेंट आर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, एक डी यहाँ पर आएगा, एक डी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूड होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा फोर्सेस हो। जब एक से ज्यादा फोर्सेस की बात होती है तो उसमें सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। जब आप एक से ज्यादा फोर्सेस की बात करोगे, ठीक है, तो स्टेप वन आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई करोगे। और स्टेप टू आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप रोटेशन को आइडेंटिफाई करो कि आपके पास रोटेशन किस एंड से हो रही है। ठीक है, और अब आप देखो, अगर राइट हैंड साइड की ऑब्जेक्ट को देखें तो राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज, क्योंकि पाइवट यहाँ पर है। अगर आप सीसॉ की एग्जांपल लो और आप सीसॉ के राइट हैंड साइड पर आ गए, और राइट हैंड साइड पर आने के बाद आपकी जो रोटेशन होगी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज होगी। अब सेंटर में अब कंडीशन डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं है पाइवट हमेशा आपके पास कॉर्नर में हो, वो सेंटर में भी हो सकता है, वन थर्ड पार्ट पर भी हो सकता है, थ्री फोर्थ पे भी हो सकता है, वो कहीं भी पाइवट दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि वो कॉर्नर पे हो। और इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से बॉडी को कंसीडर करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो रोटेशन होगी आपके पास, अच्छा सेंटर से इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो हमने वेज रखा है बेसिकली, ये हमारा पाइवट है। अभी मैंने कहा ना सीसॉ की हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो सीसॉ में आपको पता है कि सेंटर हमारा बिल्कुल पाइवट जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, तो अभी हमने बिल्कुल कॉमन एग्जांपल कंसिडर की है। तो नो अभी सर, आई मीन जो ब्लॉक है उसका डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक क्यों लिया है, सेंटर तक? अच्छा, इसका डिस्टेंस यहाँ पर आप कह रहे हो ना, ये जो सेंटर पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि आपके पास देखो नो नॉर्मली। सर, जो ब्लॉक के ऊपर सेंटर, अच्छा, ब्लॉक के ऊपर सेंटर ये होता है कि नॉर्मली हम ब्लॉक के कभी ऊपर सेंटर से। कभी भी आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो ना, तो नॉर्मली ये होता है कि ब्लॉक के एंड से मार्क करें या ब्लॉक के लेफ्ट से मार्क करें। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम सेंटर से इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कंसिडर करते हैं, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि रेगुलर शेप का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। और सेंटर ऑफ मास आपके पास जो रेगुलर शेप है उनका ऑलमोस्ट मिड में होता है। तो तब कभी भी डिस्टेंस जब मार्क किया जा रहा होता है या डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, तो वो इसलिए सेंटर से किया जाता है। तो ये रीजन है कि हमने डिस्टेंस को जो है वो सेंटर में मार्क किया है। ठीक है, और रोटेशन आपको यहाँ पे पता चल गई कि दोनों तरफ से अगर आप अपने आप को कंसिडर करो इस सीसॉ पे, कि अगर आप एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हो राइट पर, तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, और लेफ्ट पर अप्लाई करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके लिए आपके पास एक लॉ कंसिडर किया जाता है जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हो। ठीक है, जिसने पहले से किया उसे आइडिया होगा, और अगर नहीं भी किया तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देख ले एक बार, ताकि क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करते हुए फिर प्रॉब्लम ना हो सबको। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये होता है आपके पास बेसिकली, अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखो तो उसकी स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगी वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो।
और अब फोर्सेस की बात तो हमने कल डायनामिक्स में सारी कर ली थी, अब हम रोटेशन को फोकस कर रहे हैं। तो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में क्लॉकवाइज रोटेशन will be equal to एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अगर आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में, जैसे अभी हमने ऊपर सीसॉ बनाया ना, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आपको मैंने इसमें ये कोई एग्जांपल नहीं दी कि ये रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने दोनों तरफ इक्वल ब्लॉक रखे हैं और ये बिल्कुल बैलेंस है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये होता है कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इसका मतलब ये है कि उस पर क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों बैलेंस है। और इस पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट पर भी ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट पर भी ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला बेसिकली इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि आपके पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, उससे आप एक अपना मोमेंट फाइंड आउट करोगे, और जो दूसरी रोटेशन होगी उससे आप अपना दूसरा मोमेंट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उनको इक्वेट कर लेते हैं, एक साइड पे क्लॉकवाइज रोटेशन, एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, फिर कोई भी क्वांटिटी अननोन होती है उसे फाइंड कर लेते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट पता है, अच्छी बात है, और आंसर भी हम चेक कर लेंगे। और जिस फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो या कंफ्यूजन है, रिवाइज नहीं किया हुआ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि करना किस तरह से। अच्छा, अब देखो नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन में पाइवट देख लिया। ठीक है, ये रहा आपका पाइवट, इस बार पाइवट बिल्कुल कॉर्नर में है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आपको पता चल गया कि इक्विलिब्रियम आपके पास किस पॉइंट पर है और पाइवट कहाँ पर है। अब हमने करना क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम। अब देखो सबसे पहला स्टेप, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अली ने आंसर दिया डी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फोर्सेस कितनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको फोर्स का पता होना चाहिए। अक्सर हम ये करते हैं कि हम फोर्सेस को ना मिस कर देते हैं, तो आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, आधा हमारी वैल्यूज वहीं पर मिसिंग हो जाती है। 60 × 20। अच्छा देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले फोर्स को हम आइडेंटिफाई करें तो एक फोर्स यहाँ पर है F1। और अच्छा, इसमें नंबर्स की मर्जी होती है, ये मैं सिर्फ अपनी एक्सप्लेनेशन, मेरा जो मेथड है मैं उसके अकॉर्डिंगली F1 F2 कंसिडर करके लिखता हूँ। ये कोई फास्ट, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है आपके पास कि आप यही वैल्यूज कंसिडर करो। ठीक है, बी आंसर, डी आंसर। ये मेरी फोर्स हो गई F2। अब मेरे पास दो फोर्सेस हैं। ठीक है, अब देखो एक बार मेथड समझो कि करना कैसे है। ठीक है, आंसर्स मैं आपके चेक कर लूंगा, आंसर्स मुझे आपके मिल गए। ठीक है, अब इसमें करना कैसे होता है, आप देखो सबसे पहले फोर्स जिसको मैंने F1 लिखा है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। अगर मैं इस रॉड पे से सारी फोर्सेस हटा दूं, सिर्फ F1 को कंसीडर करूं, तो सिर्फ F1 को कंसीडर करने का मतलब ये है, F1 को कंसीडर करने का मतलब ये कि रॉड इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, यहाँ तक एग्री। अगर आपके पास पाइवट यहाँ पर है राइट हैंड साइड पर, और अगर इस रॉड पे सिर्फ अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में रोटेट करेगी, यानी ये एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। सर डी। ठीक है, आंसर में देख लेता हूँ, कुछ ने डी कहा है, कुछ ने बी कहा है, आंसर में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक रोटेशन आपको मिल रही है क्लॉकवाइज। अगर आप F2 को कंसिडर करो, F2 को कंसिडर करने का मतलब है F1 को इग्नोर कर दो, आप समझो वो फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो अगर F2 के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये रोटेशन जो होगी रॉड में वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने का मतलब है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएं यहाँ पर, तो आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के। तो क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर हम बात करें, तो F1 लेट सपोज हम उसे F1 D1 ले लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को F2 D2। ठीक है, नंबर्स की मर्जी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर ली, हमने रोटेशन आइडेंटिफाई कर ली, अब बस हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा, F1 की वैल्यू आपके पास है 60, ठीक है। अच्छा, अब इसका मोमेंट आर्म आपने लिखना है D1। अब मोमेंट आर्म आपके पास कितना है, देखो पाइवेट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपने मेजर करना है, तो वो 30 + 20 50 है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम मिस्टेक ये कर देते हैं, वो सेंटर वाले को कंसिडर कर लेते पॉइंट को और 20 लिख कर आ जाते हैं, जबकि वो सेंटर जो है वो वेट के लिए दिया है उन्होंने, ठीक है। तो आपका जो मोमेंट आर्म होगा D, वो पाइवेट से लेकर और इस पॉइंट तक होगा जहां पर आपकी F1 फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ तक D1 होगा। तो D1 की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी 50। इक्वल टू एंटी क्लॉक की बात करें तो एंटी क्लॉक में जो वेट है वो तो हमें फाइंड करना है, यानी F2 अननोन है, ठीक है। और D2 कितना होगा, 30, क्योंकि D2 आपके पास यहाँ तक सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है हमने, यहाँ से। तो ये आपके पास होगा इक्वल टू 30। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ रोटेशन और फोर्स सही मार्क होनी चाहिए आपकी। अगर आप वो सही मार्किंग कर लेते हो ना, फिर क्वेश्चन बहुत इजी। अगर वो गलत किया ना तो फिर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलता इसमें, क्योंकि आपने पहला ही स्टेप जब गलत किया होगा तो सारी आपकी वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली आपकी खराब होती जाएगी। तो F2 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। 60 को 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 30 करना है हमने, ठीक है। तो डी आंसर आपके पास आएगा। सी, बी को यहाँ से रिमूव करते हैं, डी आंसर आपके पास राइट आंसर है, ठीक है। अभी तो खैर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, इस टॉपिक के हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन एक एक्सप्लेन इस तरह इसलिए कर दिया ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। और अब हम बाकी देखते हैं। P1 V1 वाला फॉर्मूला यूज किया, हाँ उसी तरह से, लेकिन ये F1 D1 वाला यूज करेंगे, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मोमेंट का अभी हमने यहाँ पर लिखा है वो यूज करेंगे। P1 V1 तो गैसेस के लिए होता है ना। सर डिस्टेंस 50 कैसे है? अच्छा देखो, डिस्टेंस 50 इस तरह से था हमारे पास, क्योंकि हमने पाइवट से लेना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया उसे, मैं उसे ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ जो D1 है। आप वो लाइन देखना कि वो डिस्टेंस हम कंसिडर कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, जो फोर्स वन थी वो 60 थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे। अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो F1 से आप कंसिडर करोगे पाइवेट तक, ठीक है। यही चीज हमने डिस्कस की थी हमारे उसमें थ्योरी में, जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस ओके, की, तो उसमें हमने यही बात डिस्कस की गॉट इट। थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया D1, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, जो स्टेबिलिटी वाली कल हम बात कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी वाली बात ये रही आपके पास। इसमें से आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कितना स्टेबल है। सर ए। ए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इजी है बहुत वैसे। ए, रीजन आपको पता है कि ग्राउंड के बहुत क्लोज है, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में, और हाइट भी कम है, और बेस भी सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रांग है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई इतनी ज्यादा इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। अच्छा, अब ये वाला आप लोग ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। सर डी। ठीक है, एक आंसर आ गया डी। बाकी लोग भी जरा एक बार ट्राई कर लें। अच्छा डी, ठीक है, डी तक अभी तक जितने लोगों ने सॉल्व किया उनका आंसर डी है। अच्छा, अब देखो, आप जब तक सॉल्व कर रहे हो मैं बेसिक आइडियाज बस बता देता हूँ ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा जल्दी से वो। एक आंसर आया बी,
अच्छा देखो, सबसे पहले पाइवेट ढूंढना था, ठीक है। पाइवेट आपके पास वैसे क्वेश्चन में भी लिखा होता है, वरना अगर आप इस क्वेश्चन में डायग्राम भी देखो तो आपको पता चल जाएगा कि पाइवेट यहाँ पर है, क्योंकि वेज यहाँ पर रखा है, तो पाइवेट यही पॉइंट है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है, दो फोर्सेस हैं, F1 F2, और तीसरी फोर्स बेसिकली आपके पास एक्स है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर है। और ये मेंशन है वर्टिकल फोर्सेस अप्लाइड एट पॉइंट एक्स टू बैलेंस द प्लैंक, ठीक है। अब ये आपके पास प्लैंक को बैलेंस करने के लिए यूज हो रही है फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन फोर्सेस हो गई। अब तीन फोर्सेस का मतलब ये है कि जल्दी से ये चेक करते हैं कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, अब ठीक है। इससे पहले दो थी, ये तीन वाला केस है। यहाँ से अगर हम रोटेशन मार्क करें, क्योंकि पाइवेट के राइट पर है, तो ये आपके पास जा रहा है क्लॉकवाइज। ये पाइवेट के लेफ्ट पर है, ये आपके पास जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। और ये जो F3 है, F3 आपके पास फोर्स ऊपर की तरफ है। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ मार्क की हुई है, और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स ऑलरेडी नीचे की तरफ है, तो F3 ऊपर की तरफ होनी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर लाइट ऑब्जेक्ट है, तो हम इस प्लैंक को ऊपर की तरफ पुल करके रखेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो वरना आप डॉटेड लाइन से भी आइडिया ले सकते हो। डॉटेड लाइन ऊपर बनाने का रीजन ये है कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो अब आप देखो, आपकी दो फोर्सेस क्लॉकवाइज में आ गई, एक फोर्स जा रही है एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये होगा कि आपकी जो क्लॉकवाइज रोटेशन है और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन पे बेसिकली आपके पास दो मोमेंट आ रहे हैं, मोमेंट वन प्लस मोमेंट थ्री। मोमेंट टू जो था वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज पे जा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमने से ऐसे सॉल्व करना है, F1 D1 प्लस F2 F3 D3 इज इक्वल्स टू F2 D2, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से। F1 आपके पास 8, D1 कितना होगा, अच्छा देखो पाइवेट से लेना है, सेंटर ये रहा बिल्कुल, यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है 2 मीटर्स है, प्लस F3 आपके पास कितना होगा, F3 तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, F3 हमारा अननोन है, वो x है। और D3 कितना होगा, अच्छा D3 के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा सर डिस्टेंस 4। 4 होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर सेंटर तक का पूरा डिस्टेंस कवर करना है D3 के लिए। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल टू F2 12, और D2 इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेशन बन रही है यहाँ पर। तो बेसिकली ये हो जाएगा 4F3 इज इक्वल्स टू 24, और ये 2 8 16 जो है वो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। और जो भी आंसर आया आप उसे डिवाइड बाय 4 कर लो, वो फाइनल आंसर होगा। सर 8/4 होगा। 8/4 आ रहा है बिल्कुल। तो आपके पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 2 न्यूटन, ठीक है। अच्छा देखो, डायरेक्शन उन्होंने आपसे पूछी है खुद, और डायरेक्शन की लॉजिक आपको पहले से बता दी कि पता कैसे चला, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट हैवी रखा है, तो अगर वहां पे फोर्स हम डाउनवर्ड अप्लाई कर देंगे तो वो तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगी, और आप देखो फोर्स कितनी माइनर सी आई है दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें थोड़ी सी फोर्स चाहिए बैलेंस करने को, ठीक है। तो इसका मतलब है बी आंसर राइट होगा। डी में आपके पास करेक्शन कर लेना जिसका डी आंसर था, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसी थीम पर मिलेंगे, जिस तरह 4 वाला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से, बस ये लेफ्ट हैंड साइड पर था पहला, अभी ये राइट पर गिवन है। एक ये वाला ट्राई कर लो।
अच्छा सर इसमें ए। ठीक है, ए आंसर। अच्छा फोर्सेस मार्क कर देता हूँ पहले। देखो एक फोर्स आपको ये मिल रही, और जो कि अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। इसको लेट सपोज हमने F1 ले लिया, ठीक है, हमें सबसे पहले ये नजर आया, इसको F1 मार्क कर दिया। उसके आगे जाते हैं हम 600। अब 600 की बात करें तो 600 सेंटर से अप्लाई हो रहा है, इसको हम F2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ही फोर्सेस हैं और कोई फोर्स नहीं है। अच्छा पाइवेट आपका यहाँ पर है, सेंटर में नहीं है। पाइवेट बिल्कुल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर दिया है, क्योंकि व्हील बैरो में नॉर्मल यही होता है कि आपका पाइवेट लेफ्ट हैंड व्हील में होता है, सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कि जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्स होगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स होने का मतलब ये है, ठीक है, ए आंसर हमारे पास आ गया। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ से जो रोटेशन होगी, अगर मैं ग्राउंड को हटा दूं तो ये व्हील बैरो आपके पास इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, यानी ये चला जाएगा क्लॉकवाइज। तो F2 हमारे पास क्लॉकवाइज में आ गया, F1 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ डायग्राम डिफरेंट थी, इस वजह से कहा कि एक बार चेक कर लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके पास। F2 600। अच्छा मोमेंट आर्म आप यहाँ सेंटर तक का ले रहे हो पाइवेट से, तो ये जो D2 होगा, 70 सेंटीमीटर हमारा D2 होगा। फिर राइट पर जाते हैं, F1 तो अननोन है, फाइंड आउट करने हैं। D1 कितना होगा? D1 फोर्स बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो आपको ये 120 होगा सर, 70 + 50। बिल्कुल आपने पूरा कंसीडर करना है 120। बिल्कुल सही। तो बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। आंसर मैं एक बार बता देता हूँ आपके पास कितना आ रहा है। डिवाइड बाय 120, 350। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आ रहा है आपके पास 350। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ फोर्स और रोटेशन, ये दो चीजें शुरू में सही जिसने आइडेंटिफाई कर ली, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।